एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन चैप्टर 7 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आता है। देखिए, इंडेमनिटी और गारंटी में ना आपने सिर्फ एक ही डिफरेंस करना है। ये पीयू एलएलएम का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपको पीयू एलएलबी 3 ईयर के लिए भी आ सकता है। तो बात यह कि आया था कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है। पहले तो बस रट्टा मान लो इससे कि इंडेमनिटी में 2 लोग होते हैं, गारंटी में 3 लोग होते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने 2021 के एलएलएम के पेपर में ऑफिशियली पूछा है। पीयू एलएलएम के पेपर में जो आप लोग देने वाले हैं कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क है। तो पहली बात उसमें बोला कि इसमें 2 ही हैं और इस उसमें 3 लोग होते हैं। तो इसमें वन पार्टी प्रॉमिस मैंने प्रॉमिस किया, मान लेते हैं मैंने अर्नब को प्रॉमिस किया कि अर्नब कोई बात नहीं, आप चंडीगढ़ आप लुधियाना तक जाओ। अगर बीच में आपकी गाड़ी को लेट से कोई भी तोड़फोड़ का होती है या कोई भी नुकसान होता है तो मैं वो पैसे भरूंगा। तो यहाँ मैंने इंडेमनीफाई किया, आपको कुछ हुआ नहीं नुकसान तो फिर मैं नहीं भरूंगा, कुछ हो गया तो मैं एक तरीके से उसको मैं गारंटी कर रहा हूँ उस चीज की, मैं पर्सनली। तो उसको इंडेमनिटी कहते हैं जब 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं। A part contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। आप ले जाओ सामान, मुझे लेके जाना है, या मान लेते हैं आप मुझे अपनी गाड़ी दो, मैंने गाड़ी लेके जानी है लुधियाना तक, आपकी गाड़ी को कोई भी लॉस होगा मैं भरूंगा। ठीक है। इसमें गारंटी नहीं बोलते, इसमें इंडेमनिटी बोलते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडेमनीफाइंग द लॉस। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आती है। अब 124 और 125 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। तो कोई भी अगर आपने मान लो कोई उसके ऊपर सरकारी सूट हो गया तो आप पैसे भरोगे, ऑल कॉस्ट तो आप भरोगे, ऑल सम्स जो कि कॉम्प्रोमाइज अगर होता है, मान लो कोर्ट के बाहर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी आप भरोगे। बस इतना ही करना है, ज्यादा लीगल लैंग्वेजेस में नहीं जाना है, क्योंकि हमें पेपर क्रैक करना है, ना कि हमें सब्जेक्टिवली जुडिशरी का मेन आंसर लिखना है। जब जुडिशरी हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम ये सारे पॉइंट्स ढंग से करते हैं। जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो हम बेसिक्स देखते हैं, ऑल सम्स ऑल कॉस्ट ऑल डैमेजेस, डेप्थ में जाना नहीं है। ठीक है। बोलते हैं ना वो बिग बॉस में बाप पे जाना नहीं, वैसे डेप्थ में जाना नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 126 सेक्शन आपको सेक्शन वाइज याद रखना है। 124 इंडेमनिटी है, 126 गारंटी है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ है, आप यहाँ पे आते हैं। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is called the creditor। मैं अर्नब को ये गारंटी देता हूं कि अगर जया ने काम नहीं किया तो उसकी जगह पे मैं पैसे भरूंगा। अब यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप गारंटी किसकी दे रहे हैं, आप तीसरे बंदे की गारंटी दे रहे हैं, खुद का या उसके लॉस की या वैसे नहीं दे रहे हैं। तीसरे बंदे की गारंटी होती है हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट तीसरे बंदे की गारंटी जो है वो आप दे रहे हैं। कंसिडरेशन फॉर गारंटी का एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी टू गिव द गारंटी। अब लेट से जैसे मान लो कोई भी आपने बेनिफिट प्रॉमिस किया, मान लो आपने वो जो श्योरिटी था जिसके बाद आप वो बंदा वो दुकान चलाता है या फिर वो इंडस्ट्री चलाता है, तो आपने बोला आप इसको रख लो, इसकी वजह से आपको बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस होगा तो मैं दे दूंगा। आपने उस बंदे को बोला तीसरे बंदे के लिए, ये गारंटी है। इंडेमनिटी में क्या था, आपने डायरेक्ट उसी बंदे को बोला भाई तू चला जा, अगर तेरे को कोई लॉस हुआ तो मैं तेरे को दूंगा। समझ रहे हैं ना बात को आप, या नहीं समझ रहे? देखो ये टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन फंस जाते हैं कई बार कि भाई इसमें भी लॉस ही बचा रहे हैं उसमें भी लॉस ही बचा रहे हैं, फर्क क्या है? क्योंकि इसमें 3 बंदे इन्वॉल्व हैं। आप किसी तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उसमें आप सिर्फ उस अपनी कंडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या उसके कंडक्ट की। अब यहाँ पे देखो, आपने कंपनी में किसी को भेजना था, आपने बोला कि यस आप इसको नौकरी पे रख लो, तो नौकरी पे किसे रखा गया, प्रिंसिपल डेटर को, जिसके बेसिस जिसके लिए आप गारंटी ले रहे हो। ठीक है, आप उसने अगर कर दिया अच्छे से काम तो फिर आपको आपको कभी कुछ लॉस लेना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर लॉस हो जाता तो आपसे लेता फिर वो। नाउ यहाँ पे देखिए, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल डिलीवर्स टू टू हिम ऑन क्रेडिट। बी ने ए को बोला भाई मुझे पैसे गुड्स दे दे, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। क्रेडिट का मतलब यही हुआ। ए एग्रीज टू डू प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड। बी ने बोला, ए ने बोला ठीक है, लेकिन भाई अपना जो साहूकार मोटे वाला है सी वाला, उससे वो लेके आ कि वो मेरी
पेमेंट करेगा। अगर तूने नहीं की तो कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे फिर। सी ने कर दिया गारंटी कि अगर ए प्रॉमिस करेगा गुड्स को तो मैं दे दूंगा पैसे। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। ठीक है जी कि नहीं। A sells and delivers good to B. C afterward without consideration agrees to pay for them in default of B. This agreement is void क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन सिर्फ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, आउट ऑफ लव एंड कंसिडरेशन विच शुड बी रजिस्टर्ड, पास्ट प्रॉमिस के लिए, पास्ट एक्ट के लिए, और टाइम बार्ड डेट के लिए। सेक्शन 25 एक्सेप्शन है, बाकी तो कंसिडरेशन आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों अर्नब और जया, इज इट क्लियर। तो ये यस बड़ा सर। इंपॉर्टेंट है कि यस आपको सर। क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन देखो पीओएलएलएम में ये नहीं आया था, क्वेश्चन ये आया था भाई कितने गारंटी में कितने लोग होते हैं, इंडेमनिटी में कितने लोग होते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया। आई होप हम अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय unless it is provided by the contract. देखो को एक्सटेंसिव का मतलब है प्रिंसिपल लेटर भी लायबल है। अगर मान लो प्रिंसिपल लेटर के खुद ही पैसे पड़े हैं तो वो भी देगा। को एक्सटेंसिव है, दोनों ही लायबल है ना यार। जिस बंदे की गारंटी ली गई है और जिस बंदे ने दी है, दोनों लायबल होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। को एक्सटेंसिव दोनों। अगर उसके पास पैसे है ही नहीं तब तो ऑब्वियसली फिर मेरे से ही लिया जाएंगे पैसे। मान लेते हैं मैं क्रेडिटर क्रेडिटर हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ, जिसको गारंटी मिली वो क्या है, मैं श्योरिटी हूँ। सॉरी 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 सॉरी, ऊपर आ गया यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 126। प्रिंसिपल डेटर तो वो हुआ जिसके बिहाफ पे लिया गया। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। तो जो बंदे को दिया मैंने वो क्रेडिटर है, उसके पास क्रेडिट है, और मैं श्योरिटी हूँ। अब श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर वो दोनों एक साथ हैं लायबिलिटी के केस में। मान लेते हैं प्रिंसिपल डेटर के पास पैसे नहीं है तो मुझसे ही जाएंगे सारे पैसे, बाकी बाद में जाके मैं उससे लेता रहूं। तीसरा बंदा फ्री हो गया ना, उसको तो अपने पैसे चाहिए, तभी तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें ऐसा भी हो सकता है देखो, डिपेंड ये करता है कि कई बार ऐसा होता है आपके बहुत क्लोज बंदे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मान लेते हैं मेरे मामा जी मेरे बन गए क्या, श्योरिटी। जब मेरे मामा जी श्योरिटी बने तो फिर मैंने नहीं भर पाया पैसे तो उन्होंने दे दिया। अब जिस जो बंदा है वो तो थर्ड पार्टी है, उसने पैसे लिए चला गया। अब मैं और मेरे मामा जी देखें बस, क्या पता वो मुझसे पैसे ले ही ना। लेकिन हाँ अगर मेरे पास भी पैसे हैं, मान लेते हैं 25 लाख, और मामा के पास भी है 25 लाख, तो वो बंदा किसी पे भी केस कर सकता है। कोई भी बोल सकता है कि भाई दे दो। को एक्सटेंसिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं पीओएलएलबी के अंदर या एलएलएम के अंदर। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यूइंग गारंटी एक क्वेश्चन है जो आ जाता है 131 में, 129 में है मेरे ख्याल से। जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में जाती हैं वो जो होती है कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी promises बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 rupees फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सी ऑफ बाय दो रेंट्स। दिस इज इन कंटिन्यूइंग गारंटी। ए बोलता है इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी, बी का जो जमींदारी है उसके लिए सी इंप्लॉय कर लो, और प्रोमिस करता है कि बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 rupees फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट्स। और वहां तक के 5,000 रुपए तक के लिए बोलता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा जब तक वो सी कलेक्ट नहीं कर लेता रेंट सारे के सारे। कंटिन्यू गारंटी है, वो एक जगह से कलेक्ट करेगा दूसरे से करेगा जब तक 5,000 रुपए कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। ए गारंटीज पेमेंट टू बी फॉर द प्राइस ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड टू बी टू बाय बी टू सी फॉर द पेड इन अ मंथ। बी ने डिलीवर कर दिए 5 sacks टू सी, और ए ने गारंटी कितने के किए थे, 5 sacks के। इसके बाद सी ने पे कर दिया। आफ्टरवर्ड्स बी डिलीवर्स 4 sacks टू सी, सी डज नॉट पे। द गारंटी वाज नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी, हेंस ही वाज नॉट लायबल फॉर द प्राइस ऑफ 4 sacks, क्योंकि उसने 5 तक की गारंटी की थी, उसने कर दी है, बस फिनिश होगी बात।
समझ रहे हैं, मैंने 5 तक का बोला, 5 तक हो गए, उसके बाद अब आपने आपस में क्या किया वो आप जानते हैं, आप जाने, आपका काम जाने। कंटिन्यूइंग गारंटी में हो गया। बस ये टर्म आप याद रख लेना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल डेटर वो है इन हुज डिफॉल्ट इट इज गिवन, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, क्योंकि श्योर है, बस वो श्योरिटी है आपकी, और आप जो है क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अब आपको आता है वो आता है सेक्शन 148, बेलमेंट। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखिए ध्यान रखें, बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकते हैं, इमूवेबल की नहीं हो सकती, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी डिलीवर नहीं की जा सकती। उसके कागज ही डिलीवर किए जा सकते हैं जिसके ऊपर हम मॉर्टगेज करते हैं, घर गिरवी रखा हुआ है टाइप स्टफ। बट हम कभी भी बेलमेंट नहीं दे सकते, इमूवेबल की बेलमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि आप अपने साथ अपना घर नहीं लेके जा सकते कहीं पे। बेलमेंट इज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। चोरी भी हमेशा किसकी हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या होता है? कब्जा। ठीक है ना? चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू whom they are called delivered is called bailey, and the person who delivers the good is called bailor। आप गए थिएटर में, थिएटर में आपने बैग रख दिया बाहर, बाहर आपने बैग रखने के 10 रुपए दिए, और आप मूवी देख के बाहर आ गए। आप बेलर थे, जिस बंदे ने क्लॉक की कीपर ने वो रखा बैग, वो बेली था। कंसिडरेशन 10 रुपए थी उसको रखने के लिए। उसने 10 रुपए कमाए 3 घंटे में, आपने बैग लिया, आप चले। बेलर, बेली, और कंसिडरेशन क्या है? वो बैग रखना। Owner become the bailer of such goods, although they may not have delivered by way of bailment. Delivered be to bailey, how made? Delivery by the bailey to be made by doing anything which have the effect of putting the goods in possession of the intended bailey or of any person authorized to hold them on his behalf। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप किराए पे भी दे सकते हैं, हायर एंड परचेज में आप अपनी गाड़ी दे रहे हैं कहीं पे किसी को चलाने के लिए फॉर कंसिडरेशन। मेरी गाड़ी है, कंपनी है रोहित शर्मा एंड ट्रैवल। जानवी आती है अपने बहन मानवी के साथ फॉर डिस्कवरिंग चंडीगढ़। वो मुझसे 2,000 रुपये पर डे पे गाड़ी लेती हैं, लेट से स्कॉडा स्लैविया, और देखती हैं कि गाड़ी में लेट से एसी डक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो वो बता देती हैं। तो डिस्क्लोज करना बेली का काम नहीं है, वो तो वो देख के बता रहे हैं। मुझे ही बताना चाहिए कि हाँ एसी के डक्ट्स इसके सही नहीं है। आप ले तो रहे हैं मुझसे, बट आई शुड ऑलवेज टेल यू। ये सारी प्रॉब्लम गोवा जाते हैं आप तब आती है, क्योंकि वो लोग आपको थोड़ा फॉल्टी गाड़ी दे देते हैं जिसपे पहले मार्क्स लगे होते हैं। जब आप वापस डिलीवर करने जाते हैं उनको किराया देने के बाद, तो कहते हैं देखो आपने मार्क लगा दिया, जबकि उनकी गाड़ी में ऑलरेडी वो डैमेजेस हुए होते हैं। बट क्योंकि आप टूरिस्ट होते हैं और उनकी सेटिंग ऑलरेडी पुलिस वालों के साथ भी होती है, तो आप इतने बड़े पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, तो आप उन्हें 500 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? आप नहीं? F hires the carriage of B. Carriage is unsafe, though B is not aware of it, and A is injured. B is responsible to A for the injury. A lends the horse which he knows to be vicious to B. He does not disclose the fact. The horse runs away. B is thrown injured. A is responsible for the damage concerned. अब आपको चाहे पता हो आपकी गाड़ी में एसी डक्ट है या नहीं, मान लेते हैं एसी डक्ट आपके खराब थे, आपको पता ही नहीं था, वो बंदी ले गई गाड़ी, जानवी और मानवी ले गई गाड़ी घूमने के लिए, वहां पे पता लगा खराब है, तो भी आप ही डैमेज दोगे, क्योंकि गाड़ी तो आपकी है ना। आपको नहीं पता था मान लेते हैं, चलो। ये क्या बनेगा वैसे? ये बनेगा मिस रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपको पता हो कि भी आपने अगर गलत वो दिया, तो वो बनेगा फ्रॉड। ठीक है, क्योंकि इंटेंट टू डिसीव था ना कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, क्योंकि बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट ही आफ्टर ऑल। कंसिडरेशन में जा रहा है, दो पार्टी कंसेंट कर रही हैं फॉर अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इन दिस, ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। दैट्स व्हाई पोजेशन इज 9/10 ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस। पोजेशन आते ही सब कुछ आपके पास आ जाता है। केयर टू बी टेकन बाय बेली। केयर रखेगा बेली, ये 151 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी आपके पास सामान आएगा, अब ऐसा नहीं है अब आपको गाड़ी दे दी, लेट से एक्टिवा दे दिया, तो आपने एक्टिवा को कीचड़ में ही चला दिया, या आपने उसको समुद्र तट पे ही लेके चलाने के लिए। आपकी गाड़ी है, आप जो मर्जी करो, बट अब अगर आप दूसरे की गाड़ी लेके आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सी के अंदर ही ले जाओगे अपना एक्टिवा ले जाके। ठीक है।
Bailey will not liable for loss of thing bailey. The bailey in absence of any special contract is not responsible for loss, destruction or deterioration of thing bailed. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज ये इंपॉर्टेंट है 171 कि बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो ये सिक्योरिटी रख सकते हैं बैलेंस गुड्स बेल टू देम अनलेस एक्सप्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट. बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, ये सब जो शिप के पास होते हैं, हाई अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इनका ना हो तो ये थोड़ा सा, अगर आप इनकी फीस ना दो तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके कुछ गुड्स को अपने पास रख लेते हैं ताकि आप जब वो गुड्स छुड़ाने आओ तो आप इन्हें पैसे दो. ये इनको पावर दी गई थी. बस एक जनरल सा सेक्शन है. अब आते हैं प्लेज, पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड. बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज. जहां पैसों को सिक्योर करने के लिए बेलमेंट दी जाती है, मंगलसूत्र गिरवी रखा गया है, वो प्लेज रहता है. बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट, यही होता है ना, सेठ जी मुझे पैसे दे दीजिए 25,000 रुपये, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और मुझे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, 25,000 रुपये के चक्कर में. समझ रहे हैं ना बात को आप या नहीं? हमने 50,000 का मंगलसूत्र रख दिया है, मंगलसूत्र ही रखते थे वैसे तो, मतलब फिल्मों में. तो 25,000 रुपये जो आपने रखा है उसको हम, वो भी बेलमेंट ही है बट उसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं हम प्लेज. Bailment of goods as security for the payment of debt or performance of promise is called pledge. Bailor is called the pawner. Bailey is called the pawnee. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है सेक्शन 182. Agent is a person who is employed to do any act for the other or to represent another in dealing with third person. Person in whom the such act is done or who is represented is called the principal. तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, दैट एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है. एजेंट पर्सन है एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर. आपने अपने लिए एजेंट रखा है, वो एजेंट आपका कोई भी हो सकता है. आपके लिए लेट से प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, आपके लिए गाड़ी ढूंढ रहा है, आपका, ये बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इनके एजेंट्स होते हैं ना, पीआर एजेंट हो गया, इनका बंदा हो गया जो इनके लिए काम ढूंढता है. एजेंसी हायर की होती है इनफैक्ट इन्होंने तो, पूरी की पूरी. Agent is a person employed to do any act for another and to represent another in dealing with third person. Person to whom such act is done or who is so represented is called the principal. He may employ an agent. Any person who is the age of majority वही हायर कर सकता है एजेंट. Who may be agent? ठीक है. Any as between principal and third person, any person may become an agent, but no person who is not the age of majority or sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions of in that behalf herein contained. ठीक है. अब देखो उसका मतलब क्या है. देखो आप अगर ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है इसका, जया और अर्नव. एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट एक्चुअली. बस इसने बस ये बोला एनी पर्सन, मतलब माइनर भी एजेंट हो सकता है, ये एक्सेप्शन है. लेकिन अगर माइनर एजेंट होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर आप अपनी जिम्मेदारी पर रख रहे हो उसको. Any person may become an agent, but no person who is not the age of majority or sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provision in hereof contained. अगर वो माइनर हुआ और उसका दिमाग सटका हुआ हुआ और आपने फिर भी उसको अपना एजेंट रख लिया और वो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे के हिसाब साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. फिर किसी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि आपने वो गधे को या फिर आपने उस बच्चे को रखा है. क्योंकि अल्टीमेटली तो एजेंट, अब आप बोलेंगे सर माइनर तो कर नहीं सकते, यस माइनर थोड़ी कर रहा है, एजेंट तो करता ही नहीं. एजेंट तो प्रिंसिपल ही करता है एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये एक्सेप्शन है. वो बच्चा या वो जो भी कुछ करे फिर वो आपकी जिम्मेदारी है. आप में आप, क्योंकि ऊपर क्या लिख दिया है, एनी पर्सन विद द एज ऑफ मेजोरिटी हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय नहीं. तो आप तो रिस्पॉन्सिबल वैसे ही होगे जैसे लॉ करता है. कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपके नाम पे बनता है, एजेंट के नाम पे नहीं.
और अगर आप इतने बेवकूफ हो कि आप किसी को भी एजेंट रख रहे हो तो वो भी आपकी बेवकूफी। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, कोई कंसिडरेशन एजेंसी के लिए नहीं चाहिए। अथॉरिटी ऑफ एजेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अथॉरिटी कब होती है एक्सप्रेस? व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। कोई आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी या कोई चीज की, तब वो होती है। और इम्प्लाइड तब होती है जब इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब एक मुंशी जी हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज सेठ जी का 20 साल से, तो वो एजेंट ही हुए फिर उनके, क्योंकि लोगों को पता है मुंशी जी के थ्रू ही फाइल पास होके आती है। या कोई पीए है आपका, उसके थ्रू ही होता है, तो वो एजेंट ही है आपका। अब आप एक दिन उठो और बोलो नहीं नहीं मैं ये मानता नहीं, अरे मानते क्या नहीं, जो सर्कमस्टांस है सबको तो यही पता है ना कि अगर पीए ने दिया तो आपने दिया। होता है ना कई बार ऐसे मुख्यमंत्री के खास होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो लोग मानते हैं ऐसे कि इन्होंने किया तो बस हो गया ऐसे। Agent having an authority to do an act which has authority to every lawful thing which is necessary in order to do such an act. An agent having an authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for that purpose or usually done in the course or of conducting such business. ठीक है। um, Agent having an authority to do an act have authority to do every lawful thing when which it is necessary in order to do such an act. um, तो आप देखिए सब अथॉरिटी उसके पास वो सारी चीजें करने के लिए जो लॉफुल है। आपने बोला जी मकान ढूंढ के लाओ मिल जाए, आपने उसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन्स को आपने कंसिडरेशन दे दी, तो वो एजेंट नहीं कर सकता बिकॉज वो लॉफुल ही नहीं है। ठीक है। और लॉफुल चीजें ही कर सकता है एजेंट। एजेंट का मतलब ये नहीं कि आप उससे सारी चीजें इलीगल करवाते जाओ। ठीक है। एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स मे हैव गुड रिपेयर्ड इफ नेसेसरी, एजेंट वो सब चीजें करेगा जो एक नॉर्मल बंदा दिमाग में कर सकता है, इमरजेंसी में उसको जरूरत चाहिए। मान लो गाड़ी बेचने के लिए लगाया हुआ, गाड़ी में लेट से फ्यूल टैंक लीक हो रहा है, तो उसको रिपेयर करा देगा भाई, और पैसे फिर आपसे ले लेगा। लेट से 12 लाख की गाड़ी गई, 40,000 फ्यूल टैंक ठीक करने में लगे, तो 40,000 काट लेगा, क्योंकि वो उसके तो थे ही नहीं, रिपेयर करानी पड़ेगी तभी सेल सेल होगी। ठीक है। A consigns provision to be in Calcutta with directions to send them immediately to C at Kattak. B may sell the provisions at Calcutta if they do not bear the journey to Kattak without spoiling. A ने मान लेते हैं कलकत्ता में उसको 10 क्विंटल पनीर दिया कि ये कटक भेजना है, कटक उड़ीसा भेजना है। अब कोविड लग गया, एक दिन डिले हो गया, दूसरे दिन उसने बेच दिया सामान, क्योंकि उसको पता है कि 24 दिन तो ठीक ही नहीं पाएगा पनीर, चाहे पैकेट वाला ही हो। तो उसने कहा बेच दो, तो बेच दिया। कोई एजेंट के पास दिमाग था, इमरजेंसी हो गई ना ये। सब एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एक्टिंग द अंडर कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सब एजेंट मतलब उसके नीचे का एजेंट। ठीक है। व्हेन अ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड प्रिंसिपल एज रिगार्ड्स बाय द थर्ड पर्सन एंड इज बाउंड बाय रिस्पॉन्सिबल एज इफ वर एन ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द। जब सब एजेंट को ढंग से एम्प्लॉय किया तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा सब एजेंट के एक्ट्स के लिए भी। तो मान लेते हैं आपने किसी पर्सन को अब जैसे एक और बड़ा सेक्शन इंपॉर्टेंट इसमें उसके साथ पढ़ेंगे, व्हाट एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली डेलीगेट व्हाट ही हैज एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म। अब देखिए मान लेते हैं मैंने आपको ढूंढा कि आप मेरे लिए स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी देखिए। आपकी एजेंसी है लेट्स से प्रॉपर्टी फाइंडिंग एजेंसी इन चंडीगढ़। आपके नीचे 10 लोग और काम करते हैं, आपने सारे सेक्टर्स में घूमने लगा दिए। वो क्या हुए? वो आपके सब एजेंट्स हुए। आपने बोला जो भी फ्लैट मिले ये कंसिडरेशन है, पूल चाहिए, जकूजी चाहिए, 4 BHK चाहिए, ये सब चाहिए। मेरी क्लाइंट जो जानवी है उसको पार्टी करनी है, 3 साल रहना है, बिलासपुर से आ रही है, उसको बिलासपुर वाली कंडीशन चाहिए। अब बात यह है मेरे को मिल गया, मैंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म करके मैंने 25,000 डाल दिए, सब एजेंट ने डाल दिए। उसने एजेंट को बताया, एजेंट ने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल बाउंड है, वो वहां पे जाएगा फिर, क्योंकि आपने जो दिया था बस बिल्कुल वैसा हमने ढूंढ दिया। अब लेट से कि आपने पर्सनली बोला कि देखिए मानवी, मैं चाहता हूं कि आप ही सिर्फ मेरे लिए
फ्लैट देखें, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, 2 महीने लग जाए, तो इसमें मानवी को ही देखना पड़ेगा, सब एजेंट वो अप्लॉय नहीं कर सकते। फिर आप इसमें पर्सनल बंदा ढूंढेंगे, कोई कुछ ऐसे काम होते हैं ना जहाँ पे आपको पर्सनली उसी बंदे पे ट्रस्ट है। तो बस ये 190, 191, 192 यहाँ पर आते हैं। ठीक है, वो लायबल होगा प्रिंसिपल उसके, जो भी ग्रेटिफिकेशन करेगा वो। नाउ यहाँ पे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल represented by the sub-agent is bound by responsible for its acts if he were an agent originally appointed by the, जैसे एजेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही जो सब एजेंट प्रॉपरली इंप्लॉय किया जाएगा एजेंट द्वारा, उसके एक्ट्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल। आपका लीज एग्रीमेंट ढूंढा गया ना, जानवी का लीज एग्रीमेंट ढूंढा सब एजेंट ने, प्रॉपर्टी फाइंडिंग एजेंसी ने, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब सारा कैश वैश जो भी घर का सब चीज है वो आपने देखना है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, क्योंकि अब एजेंट ने सब एजेंट लगाया है, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। मान लेते हैं उसने गलत ढूंढ दिया, गलत निकला, फ्लैट में जकूजी नहीं निकला, वो कुछ नहीं निकला, 25,000 भराया, तो अब फिर एजेंट से लोगे आप, वो वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे घूम के आ गई ना। वहां तो साइन कराया वो मेरे बाट पे, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई? आपने एजेंट से बात की, बोला जी ये तो आपने गलत ही ढूंढ दिया, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, क्योंकि एम्प्लॉयड अपॉइंट किसने किया था? सब एजेंट, एजेंट ने। सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल है टू द एक्ट्स ऑफ हिज एक्ट टू द एजेंट, बट नॉट टू द प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबल, अरे जिसने एम्प्लॉय किया उसी को रिस्पॉन्सिबल है, वही उसके एक्ट से रिस्पॉन्सिबल, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्योंकि वो रिप्रेजेंट प्रिंसिपल को ही कर रहा है, तो प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं किया तो प्रिंसिपल फिर एजेंट से पैसे मांग सकता है, क्योंकि अगेन सब एजेंट किसका एम्प्लॉय है? एजेंट का। ऐसे माना जाता है, ठीक है, एजेंट का माना जाता है। देखो, सब एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉयड बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल, बस जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रिंसिपल बाउंड रहेगा, नहीं तो बाकी सब चीजों के लिए वो एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा आपके कॉन्ट्रैक्ट टैग के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आके बात करते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होती है? रेटिफिकेशन 190, रेटिफिकेशन वो चीज होती है व्हेन एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसोन सच एक्ट्स इफ ही रेटिफाई। ऐसा होगा कि वो बस एक्ट उसी ने किए हैं, अगर नहीं करता है तो फिर नहीं माने जाएंगे। ए एजेंट है, लेकिन विदाउट अथॉरिटी उसने गुड्स बाय कर लिए बी के लिए। मान लेते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, एक मैं ए हूं, मैं बी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदता हूँ, मैं बी के अब क्या हुआ, कोविड का टाइम आया, मैंने उसकी परमिशन के बिना या कोविड के बिना भी मैंने उसके लिए 10 किलो आटा खरीद लिया, बी ने वो आटा सी को बेच दिया, तो रेटिफाई कर दिया ना उसने मेरा एक्ट। मैंने 200 रुपये किलो आटा बेचा, उसने 250 रुपये में बेच दिया सी को, तो उसने मेरा एक्ट रेटिफाई कर दिया ना। वैसे तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकता था, बट उसके एक्ट ने क्या किया, मेरे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने वो आटा लिया और आगे बेच दिया प्रॉफिट में, तो क्या हुआ, रेटिफाई हो गया ना एक्ट। वैसे तो मुझे अथॉरिटी थी नहीं। मान लेते हैं प्रिंसिपल नहीं लेता आटा, तो फिर मैं एज एन एजेंट उससे कुछ पैसे नहीं ले सकता, वो आटा मुझे फिर कहीं बेचना बूचना पड़ेगा या घर पे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अथॉरिटी ही नहीं थी वो, मेरा तो काम एक था, इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढना। ठीक है, ए विदाउट बी अथॉरिटी लैंड बीज मनी टू सी, बी का पैसा सी को दे दिया, ए के, ए ने, एजेंट है जो, आफ्टरवर्ड बी ने उससे सूत लेना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट लेना, तो क्या हुआ, इससे रेटिफाई हो गया। रेटिफिकेशन हमेशा बिना मर्जी की होती है। आप ये लिखिए प्लीज, सेक्शन 196 हाथ से लिख लीजिए। सेक्शन 196 हाथ से लिख लीजिए।
नहीं। ठीक है जी। चलिए, रेटिफिकेशन हो गया। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के अंदर एजेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है प्रिंसिपल द्वारा बाय रिवोकिंग इफ अथॉरिटी। मैंने एजेंट को बोल दिया भाई मैं तुम मैं आज से मेरे एजेंट नहीं हो 201 में। और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, या एजेंट ने बोल दिया प्रिंसिपल को मैं आज से आपके लिए घर नहीं ढूंढूंगा। या बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, घर मैंने ढूंढ दिया, आपने घर के पैसे ढूंढने के मुझे 500 रुपये दे दिए, या फिर जो भी काम करना है वो कर दिया। या बाय द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग, दोनों में से एक मर गया। या बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई अनसाउंड माइंड का हो गया। या प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एज अनसॉल्वेंट, प्रिंसिपल को बोल दिया गया ये दिवालिया हो चुका है। तो ये कंसिडरेशन है। 201 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। इसके अलावा इस पूरे एक्ट के अंदर आपको कुछ भी चीजें जो है वो नहीं पूछी जाती हैं। एक सेक्शन 212 है और 211 है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। ऐसे अपनी मर्जी से ही नहीं, डायरेक्शन देनी दी होनी चाहिए। डायरेक्शन के बाहर करेगा तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, अनटिल अनलेस की प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया। अगर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं तो वो कस्टम से चलेगा जो कि प्रेवलेंट है बिजनेस के अंदर। मान लेते हैं आपको सबसे सस्ता चावल आड़ती की दुकान में मिलता है सब्जी मंडी में, तो वहीं जाओगे आप। जब उसने बोला सबसे सस्ता सामान चाहिए, आप सेक्टर 17 की पॉश मार्केट में नहीं चले जाओगे देखने के लिए, क्योंकि वो कस्टम नहीं है। सब्जी मंडी में सबसे सस्ती सब्जी मिलती है। आप मेरे एजेंट हो, मैंने आपको कहा मुझे 100 किलो शिमला मिर्च, 100 किलो गोभी, 100 किलो आलू, 100 किलो प्याज, 100 किलो टमाटर चाहिए। फंक्शन है, ढूंढ के लाओ सबसे सस्ता। आप गए, आपने रिलायंस से ले आए आप उठा के। वहां सबसे सस्ता था ही नहीं, सबसे सस्ता तो सब्जी मंडी मिलता। कोई 25,000 का ऑर्डर था ये, लेट से। ठीक है। सेम प्लेस जहां पर एजेंट कंडक्ट करता है बिजनेस, व्हेन द एजेंट अदरवाइज एनी लॉस सस्टेन ही मस्ट मेक गुड टू हिज प्रिंसिपल। लेट से 25 रुपए का टमाटर मिल रहा था, आप 30 में ले आए 100 किलो, 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का लॉस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब्जी मंडी का उस दिन का रेट देख लूंगा कि ये रेट चल रहा था। स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। लेकिन अब ऊपर वाले केस में देखो, लेट से सब्जी मंडी में आज स्ट्राइक लगी हुई है, इमरजेंसी, तो आप रिलायंस से ले आए तब आप पे कुछ नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप फंस मत जाना, इसलिए वही इसीलिए मैंने आपको कराया। एजेंट जो है, स्ट्राइक चली थी वहां से ले आया, क्या उसको वेट करना चाहिए था? क्या उसको परमिशन लेनी चाहिए थी? नो। इस केस में दिमाग क्या बोल रहा है? स्ट्राइक तो खुलेगी नहीं, तो आप सामान कहाँ से ले आओ? रिलायंस से ले आओ जाके, बिग बाजार से ले आओ, जो भी मतलब है, डेली मार्ट, डी मार्ट, वॉट एवर। Skill and diligence required from agent. Agent is bound to conduct the business of the agency with skill required, as by person engaged in similar business, unless principal has notice for his want of skill. Principal के बाद नोटिस कब होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ने लेट से एक गधा बंदा एम्प्लॉय कर लिया या फिर माइनर कर लिया, तो वो आपकी गलती है ना। प्रिंसिपल को पता है। बाकी टाइम पे तो आपको स्किल होना चाहिए। एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। यूज जो भी है, जो भी नहीं करता है तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी फॉर वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट और डैमेज जो भी उसके कारण से होता है, इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज बाय सच नेग्लेक्ट, वांट और स्किल ऑफ मिसकंडक्ट। इनडायरेक्टली और रिमोटली, देखो कितनी अच्छी वर्ड है, इनडायरेक्टली और रिमोटली। नॉर्मली हमने देखा है प्रॉक्सिमेट कॉजेज के लिए पनिशमेंट मिलती है। जो पनिशमेंट होती है वो आपने कोई काम डायरेक्ट किया उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। आपने हॉर्न बजाया यहाँ पे, किसी प्रेग्नेंट लेडी का दूसरे सेक्टर में उसको सुनाई दिया, उसका मिसकैरेज हो गया, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि वो प्रॉक्सिमेट नहीं, वो रिमोट कॉज हो गया। लेकिन एजेंट को रिमोट कॉज के लिए भी किया गया है, विच इज इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज बाय सच निग्लेक्ट, वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। आपने गाड़ी ली, गाड़ी आपको हायर पे चाहिए थी, आपने एजेंट एम्प्लॉय किया, वो गाड़ी जो है वो गलत निकली, खराब निकली, वो 200 किलोमीटर के बाद खराब होने लग पड़ी, आपका सामान सड़ गया एज अ प्रिंसिपल। अब 200 किलोमीटर के बाद गाड़ी खराब हुई, रिमोट कॉज है, पता नहीं था जी क्यों खराब हो गई, क्या आज तक तो हुई नहीं थी, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि हमारा कॉज इससे लॉस हुआ।
ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो खत्म होता है। ये बाकी सब चीजें पूछी नहीं जाती, आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसने करना था उसका आज यहाँ पे खत्म हो चुका है।